अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस होगा टोनी ब्लेयर पे। टोनी ब्लेयर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1997 टिल 2007। 2007 में टोनी ब्लेयर ने रिज़ाइन कर दिया था और गॉर्डन ब्राउन जो थे इनकी जगह आ गए थे। और उसके बाद से अब तक गॉर्डन ब्राउन के बाद थोड़ा अर्सा प्राइम मिनिस्टर रही थी लेबर पार्टी के बाद, लेकिन उसके बाद से अब तक जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी ही रूल कर रही है। तो टोनी लेबर कह रहा हूँ, टोनी ब्लेयर ने ऐसी क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस की थी, कुछ मैंने आपको ओवरव्यू लास्ट लेक्चर में भी दिया। इनके दौर में क्या मेजर ब्रिटेन की पॉलिसीज़ रही थी, स्पेशली विद स्पेशल रेफरेंस टू द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। उसके हवाले से डिस्कशन इस लेक्चर में होगा। और यूएस और ब्रिटेन का रिलेशनशिप किस तरह इवॉल्व किया अंडर द लीडरशिप ऑफ टोनी ब्लेयर, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो पास्ट पेपर का यही क्वेश्चन आया, मेरे ख्याल से है कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2020 और 2021, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज अ वेरी recent question that what were the salient features of Tony Blair's policy on war and terror and how did his policy affect the US Britain relationship। क्वेश्चन ये पूछा गया, तो इस लेक्चर में भी हम सेलियंट फीचर्स उनकी जो पॉलिसी थी वॉर ऑन टेरर वो देख लेंगे और हाउ इट अफेक्ट द यूएस ब्रिटेन रिलेशनशिप। सो द फर्स्ट चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो न्यू लेबर की हमने बात की थी वो था क्या, वो मैंने लास्ट में थोड़ा सा आपको बताया था, बट इसमें थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। दैट अ रेडिकल चेंज वॉज नीडेड इफ लेबर वॉज टू बिकम इलेक्टेबल। क्योंकि लेबर का इमेज एक तरह से इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी अ पार्टी ऑफ हाई टैक्सेशन। अब पहला चेंज क्या किया, दैट द फेमस क्लॉज 4 ऑफ द 1980 पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लेबर पार्टी के 1918 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज 4 था, दैट कमिटेड द पार्टी टू नेशनलाइजेशन, उस क्लॉज को ड्रॉप कर दिया था। सेकेंडली, टोनी ब्लेयर ने कहा कि दैट दे वुड नॉट रिपील कंजर्वेटिव ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स। इसका मतलब जो मार्गरेट थैचर 1984 में ट्रेड यूनियन एक्ट लेकर आई थी, दे वुड नॉट रिपील एनी ऑफ दोज रिफॉर्म्स, क्योंकि इन तमाम रिफॉर्म एक्ट्स ने ट्रेड यूनियंस की पावर को डाइल्यूट किया था। थर्डली, अब ये जो लेबर का एक हाई स्पेंडिंग और हाई टैक्सेस वाली पार्टी समझी जाती थी, टोनी ब्लेयर प्रॉमिस दैट देयर वुड बी नो बिग टैक्सेस और स्पेंडिंग इंक्रीज। तो लेबर ने अपना इमेज या अपनी पॉलिसी ओरिएंटेशन इंटायरली चेंज की टोनी ब्लेयर के अंडर। और टोनी ब्लेयर ने कहा दैट, ये टोनी ब्लेयर की अल्टीमेटली कोटेशन है, दैट न्यू लेबर वाज टू बी अ पार्टी ऑफ सोशल डेमोक्रेसी नॉट सोशलिज्म। तो सोशलिज्म से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की और एक सोशल डेमोक्रेटिक एडिफिस की तरफ ब्रिटेन को लेकर गए। दिस होल कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज कॉल्ड द न्यू लेबर। अब ब्लेयर और उसकी पॉलिसी वॉर ऑन टेरर पे देखते हैं। 9/11 वॉर ऑन टेरर या ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जब हम करते हैं, उसके जब हम उस चीज़ को रेफर करते हैं जो 9/11 के बाद वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय द यूएस, और उसमें उसका मेजर अलाई यूनाइटेड किंगडम भी था और उसमें नेटो कंट्रीज भी थी, उन्होंने क्या पॉलिसीज़ परस्यू की। हमें सीधा सीधा पॉलिसीज़ हम हर किसी को पता है कि वो इम्पीरियलिज्म परस्यू किया, हर मुल्क में चढ़ दौड़े जाके पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ख़त्म कर दिया वहाँ पे, एक क्वासी या सूडो गवर्नमेंट्स एक तरह से वहाँ पे कायम कर दी जो कि नहीं चल सकी। अफगानिस्तान में हम देख लें, करजई और उसके बाद अशरफ गनी वगैरह नहीं चल सके। तो सपोर्ट फॉर यूएस टोनी ब्लेयर ने सबसे पहले 9/11 के बाद एक अनइक्विवोकल अनएम्बिगुअस सा सपोर्ट उसने यूएसए को शो किया, और उसने इस चीज़ को ऐसे इस तरह से फ्रेम किया दैट इट वाज अ फाइट बिटवीन गुड एंड ईवल। सेकेंडली, उसने मिलिट्री इंटरवेंशन जो अफगानिस्तान की थी उसको सपोर्ट किया। ब्लेयर कमिटेड ब्रिटिश फोर्सेस टू पार्टिसिपेट इन द यूएस लेड इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन अक्टूबर 2001, और ब्लेयर ने ब्रिटिश ट्रूप्स को भी इसके लिए कमिट किया बाय रिमूविंग द तालिबान रिजीम। और प्राइमरी गोल क्या था, तालिबान रिजीम और अलकायदा को जो है वो डिसमेंटल करना। और ये कोटेशन है जो टोनी ब्लेयर की है, उस चीज़ को फर्दर उसकी पॉलिसी को एक तरह से शो करती है कि दिस मैस टेररिज्म इज द न्यू ईवल इन आवर वर्ल्ड टुडे। It is perpetrated by fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life, and we, the democracies of the world, यहाँ पे democracies of the world ज़्यादा
वेस्ट से मुराद है। मतलब ये वेस्ट और ईस्ट की लड़ाई की कॉनोटेशन एक तरह से दी जा रही है यहाँ पे। डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आर गोइंग टू हैव टू कम टुगेदर एंड फाइट इट टुगेदर। मतलब एक तरफ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड था, दूसरी तरफ वो बारबेरिक आपका जो वर्ल्ड था वो था। और वो बारबेरिक वर्ल्ड कौन था, वो सैवेज कौन थे, वो दिस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और प्रीडोमिनेटली मुस्लिम नेशंस। जिस तरह बाद में टेररिज्म की डेफिनेशन भी इवॉल्व उसी तरह से की। फिर एक और कोटेशन है कि इट वॉज September 11 दैट फाइनली एट लॉन्ग लास्ट कंपेल्ड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्ट टुगेदर। और वो एक्ट टुगेदर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेजन्स जाके शुरू कर दी। टू एक्ट इन डिफेंस ऑफ अवर कॉमन वैल्यूज़। कॉमन वैल्यूज़, अवर कॉमन वैल्यूज़ से मुराद वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कॉमन वैल्यूज़ जो हैं, अगेंस्ट अवर कॉमन एनिमीज विच इज़ मोस्टली द पीपल ऑफ द ईस्ट। फिर इन्वेजन इन इराक, सद्दाम हुसैन के खिलाफ उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया दैट ही पोजेस्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और इसको प्रिटेक्स्ट एक बना के, एक फॉल्स प्रिटेक्स्ट बना के इन्वेजन की गई। Blair argued that Iraq's leader possessed weapons of mass destruction and posed a threat to international security. अब ये कोटेशन देखें, दैट इज व्हेन ब्लेयर वांटेड टू इंटरवीन, क्योंकि जो इराक की इन्वेजन थी दैट वाज लेड जॉइंटली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। I believe the threat from Saddam Hussein's weapons of mass destruction is not only clear, present, and deadly, but could be more real. Yes, the intelligence may be wrong, but it is clear. The challenge is to those who say the threat is not imminent. Who is going to be the one who is going to stand up and say, I will allow this man to place himself in a position to use these weapons or let us attack him? तो एक false pretext बनाया गया, एक false threat बनाया गया कि सदाम हुसैन से हमें ये threat है, इसीलिए हमें इन्वेड करना चाहिए। और इराक की इन्वेजन की गई क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था उस टाइम पे, और ब्लेयर ने उसको खुल्लम खुल्ला जो है वो सपोर्ट किया। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ, अब देखें जब भी इंटरवीन करते थे तो करते तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपना इंपीरियलिज्म शो करने के लिए करते थे, लेकिन उस चीज़ों को एक तरह से एक ब्लैंकेट दिया जाता था ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, कि हम इंसानियत की मदद या उन कौमों की मदद जो वहाँ पे बसती हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये इंटरवीन कर रहे हैं। ब्लेयर ऑफन इन्वोक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ये लिबरल डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन का भी लफ्ज़ यूज़ होता है। सिविलाइजे, अब कॉलोनियलिज्म में वो इन्वेट करते थे, कॉलोनाइज करते थे ये कह के कि हम सिविलाइज इन्हें करना चाहते हैं। टेररिज्म भी एक तरह से उसी की ऑफ शूट बन जाता है फिर, कि वो गार्ब तो उसे यूज़ करते हैं लेकिन कहते हैं कि जी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है ये, टू जस्टिफाई मिलिट्री एक्शंस एंड एम्फसाइजिंग द नीड टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम ब्रूटल रिजीम्स। ये भी कहा गया था कि सद्दाम हुसैन जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो अपनी पॉपुलेशन पे यूज़ कर रहा है, इसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला। प्रमोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, Blair's war on terror aimed to strengthen liberal institutions in region affected by terrorism and instability, कि impose की जाए लिबरल डेमोक्रेसी, जिस तरह सीरिया पे करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुई। लीबिया पे तो कर गई, नाकाम हो गई। अफ़गानिस्तान पे कर दी, नाकाम हो गई। इजिप्ट पे जब मुर्सी को उठा के फेंका था, कर दी, नाकाम हो गई। इसी तरह मिसालें हमारे पास बड़ी बड़ी हैं। लिबरल डेमोक्रेसी को इम्पोज किया जाता था लेकिन वो काम नहीं कर पाती थी। डोमेस्टिकली भी बहुत ज़्यादा काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेबर जो टोनी ब्लेयर के दौर में हुए, जिसमें न्यू एंटी टेररिज्म लॉज बने, सर्वेलेंस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और रेडिकलाइजेशन और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए भी मेजर्स बहुत ज़्यादा आए। इसी दौर में वो हमारे पास फैक्टिव उसकी टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो कोशिशें हैं वो भी इसी दौर में नज़र आती हैं। और एक ग्लोबलाइज्ड अप्रोच अपनाने की कोशिश की, दैट टेररिज्म कुड नॉट बी कन्फाइंड टू वन रीजन। ये एक कौम का मसला नहीं है, ये तमाम सिविलाइजेशन का मसला है, और दैट सिविलाइजेशन से मुराद पर्टिकुलरली वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी। तो ब्लेयर के व्यूज़ भी काफ़ी यूरोसेंट्रिक तो थे, यूरोसेंट्रिक नहीं कह लें, प्रो एंग्लन कह लें, प्रो एंग्लो सैक्सन रेस।
अब यूएस ब्रिटेन का रिलेशनशिप देखते हैं ग्लोबल वॉर और टेरर के दौरान। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है और एक सवाल आया भी था कि द उसमें सवाल कुछ इस तरह का था कि आफ्टर और ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द ब्रिटिश पॉलिसी हैज़ बिन सबसर्विएंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब फाल्कलैंड वॉर में देखा, स्विस क्राइसिस में अभी हमने ये चीज़ देखी। फाल्कलैंड में क्राइसिस में देखा कि ब्रिटेन ने इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिया, स्विस क्राइसिस में भी ब्रिटेन ने इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिया, लेकिन वो बैकफायर कर गया। लेकिन उसके बाद से जो मेजरली हम देखते हैं कि ब्रिटेन की पॉलिसी सबसर्विएंट रही है, स्पेशली ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में। अब ब्रिटेन की एक अंडरलाइंग एजम्पशन थी कि प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस टू द यूनाइटेड स्टेट्स उनका इन्फ्लुएंस बढ़ाएगी वॉशिंगटन के अंदर। इसकी वजह से उन्होंने किसी मेयर को एक कभी भी उन्होंने डिप्लोमेसी की बात नहीं की। यूएस क्योंकि डिप्लोमेसी चाहता ही नहीं था, यूएस चाहता था इन्वेड करे। टोनी ब्लेयर ने इसलिए कभी डिप्लोमेसी या फिर बात करने की या फिर पॉलिटिकल सेटलमेंट से मामला रिजॉल्व करने की कभी बात ही नहीं की, क्योंकि यूएस की वो कुर्बत चाहते थे। तो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की जब तक हम बात करते हैं तो यूएस की पॉलिसी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में ब्रिटेन की पॉलिसी यूएस के सबसर्विएंट ही रही है, उसकी शैडो में ही रही है। जी अमेरिकन प्रेसिडेंट, अब इसी का नतीजा हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, अच्छा ब्लेयर के ना पर्सनल रिलेशनशिप भी जॉर्ज बुश के साथ और बिल क्लिंटन के साथ बहुत अच्छे थे। पर्सनल रिलेशनशिप, बड़ी फ्रेंडशिप उनकी पहले से एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड बड़ी एरिस्टोक्रेटिक क्लास से ताल्लुक था इसका, ब्लेयर का ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ा था, तो वो आपकी पीयर रिलेशनशिप बड़ा आपका वो बड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है ऐसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के। तो वी हैव गॉट नो बेटर फ्रेंड इन द वर्ल्ड दैन ग्रेट ब्रिटेन, दिस इज व्हाट द अमेरिकन प्रेसिडेंट सेड when Tony Blair was the Prime Minister of England. We have got no better person that I can talk to than Tony Blair. इसके बाद एक और important चीज that equally important for Britain's agenda or Blair was a shift in Washington attitude towards European integration. अब एक बात यहाँ पे समझना, एक तरफ यूरोप है, एक तरफ ब्रिटेन है। अब ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सेपरेट है। यूरोपियन इंटरेस्ट या इंटीग्रेशन जो है, ब्रिटेन ने हमेशा उससे अपने आप की फॉरेन पॉलिसी को सेपरेट रखने की कोशिश की है, ताकि वो अपनी वो इंडिपेंडेंस एक्सर्ट कर सके। और ब्रिटेन का यूएस के करीब जाने का एक मकसद और उनकी हाँ में हिलाने का एक ये मकसद भी यही है कि वो इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट से उसको दूर करे। रिसेंट इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो जो ऑकस डील हुई थी ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके के दरमियान, उसमें भी फ्रांस का क्रिटिसिज्म यही था आपस में। फ्रांस ने यही क्रिटिसिज्म बीच में किया था कि ये एंग्लो सैक्सन रेस जो है ना, ये हमेशा उसी की अपनी प्रो पॉलिसीज बनाती रहती है, क्योंकि फ्रांस के बेसिकली जो डीजल प्रोपेल्ड सबमरीन थी उन्हें हटाया गया था ना, तो उस वक्त भी यही क्रिटिसिज्म था। जर्मनी का भी यही क्रिटिसिज्म है, क्योंकि जर्मनी जब अमेरिका रशियन गैस पर बैन लगाता है और जर्मनी को सर्दियों में गैस प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, जर्मनी यही बात करता है कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है, इसकी स्टेबिलिटी रखने के लिए हमें जो है वो इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी चाहिए। हमें यूएस से डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए कि अपने कॉन्टिनेंट की स्टेबिलिटी हमने कैसे प्रिजर्व करनी है। The end of the Cold War had already called into question the importance of Europe to American security. तो ब्रिटेन वो चाहता ही था शुरू से कि वो अमेरिका ब्रिटेन यूरोपियन लेंस से भी ब्रिटेन को ना देखे, ब्रिटेन और उसके रिलेशनशिप को सेपरेटली देखे और यूरोप से थोड़ा डिस्टेंस होके करे ये काम। Resulting US-European mutual suspicion were reinforced not only by the apparent failure of Blair's European partners to change their psychology after 9/11, but also by the prospect of an integrated Europe defining itself as a balancer of a even opponent to Imperial America. अब इस बात का ये मकसद है, थोड़ी मैंने डिटेल में इसलिए बात की है ताकि आप एक अच्छा आर्ग्यूमेंट पेश कर सकें कि जो यूरोपियन काउंटर पार्ट्स हैं ना, उनकी साइकोलॉजी 9/11 के बाद भी इतनी चेंज नहीं हुई थी, क्योंकि वो चाहते थे डिप्लोमेसी के थ्रू ही मामलात को ज़्यादातर हल किया जाए। यूएस यूके एडमेंट थे कि पॉलिटिकल वायलेंस ही यूज़ किया जाए। अब इसकी वजह से ये हुआ कि अमेरिका स्टार्टेड व्यूइंग यूरोप और द यूरोपियन यूनियन एज अ लाइक अ काउंटर फोर्स, नॉट अ काउंटर फोर्स बट एक सेकेंड चॉइस
that the world can look to in case that imperial America does not fulfill its promises. मतलब एक बैलेंसर आ गया जो कि ऑलरेडी जो कि आपका इंपीरियलिस्ट है उसके शूज ऑक्यूपाई कर सकता है. उसके बाद सपोर्ट फॉर नेटो इंटरवेंशंस. Blair always supported NATO interventions. Blair supported US military-led interventions including NATO operation. ये कोसोवो में जो NATO operation हुआ था, ब्लेयर ने उसको भी support किया था, although it was before the 9/11 attack. This marked a significant cooperative effort between US and UK. तो इसको आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेंस है, यूरोप, ब्रिटेन और यूएस, ये जो एक एक्सेस बन रही है, इसके ऊपर एनालाइज इस चीज़ को आपने लाजमी करना है. रोल इन द वॉर ऑन टेरर. Blair pledged unwavering support for the United States. He continued committed British forces in led invasion. मतलब इराक और अफगानिस्तान की दोनों की इन्वेजन में ब्रिटिश फोर्सेस का उसने कमिट किया. उसने अमेरिका की पॉलिसी से कभी जो है वो एक तरह से इख्तलाफ नहीं किया, ऑल्दो यूरोप ने किया उस पॉइंट पे. ये कुछ रेफरेंसेस हैं क्रिटिकल एनालिसिस के लिए. सबसे पहली चिलकॉट रिपोर्ट है. ये एक रिपोर्ट 2016 में पब्लिश हुई थी. ये 2000 जो इराक इन्वेजन थी जिसमें ये बताया गया था कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन सद्दाम पोजेस करता है, उस पर लिखी गई थी. और इस रिपोर्ट की ये कंक्लूजन थी कि पीसफुल डिप्लोमेटिक ऑप्शंस टू अवॉइड इंस्टेबिलिटी एंड WMD प्रोलिफरेशन वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वर नॉट एग्जॉस्टेड. मतलब वो पीसफुल मेजर्स या फिर प्रोलिफरेशन रोकने के लिए जो मेजर्स थे उनको अभी इंटायरली एग्जॉस्ट नहीं किया गया था. इसीलिए आपको जो चीज़ लास्ट रिजॉर्ट पे रखनी चाहिए थी इन्वेजन, आप वो सबसे पहले जाके आप चढ़ दौड़े, जिसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन लॉस हुआ. इराक के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, वो आज तक जारी है. लोगों की जाने गई, ह्यूमैनिटेरियन लॉस हुआ और लॉस ऑफ लाइव्स इन इराक एंड अफगानिस्तान. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और उसी पॉलिटिकल वैक्यूम को आईसिस जैसी तंजीमों ने और रेडिकलाइजेशन बढ़ाने में ब्लेयर और अमेरिका की जो फेल पॉलिसीज थी इनका हाथ था दुनिया में रेडिकलाइजेशन और बढ़ाने थे, क्योंकि जो मेयर आखिर में करने चाहिए थे वो पहले कर दिए. इराक की इन्वेजन तो सबसे बड़ा केस पॉइंट है. डिप्लोमेसी को कभी एग्जॉस्ट किया ही नहीं गया पूरी तरीके से. तो ये इस पर मेरा टेक है इस क्वेश्चन पे. और टेक क्या, ऑब्वियसली ये लिटरेचर से ही जो भी मैंने इस पूरे कोर्स में कोशिश की है कि जो भी लिटरेचर से आपका जो ब्रिटिश हिस्ट्री पे लिटरेचर लिखा गया वहीं से कंटेंट उठाया जाए, ताकि वो एक ज़्यादातर आपको बेहतर तरीके से इन्फॉर्म चीज़ों को कर सकता है. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस कोर्स. और इसके अलावा आपने MCQs, अपनी तैयारी को हमेशा होलिस्टिक रखें, हर कंपोनेंट को टच करें. MCQs टच करें, पेपर को सेक्शन, आपका ये पेपर जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, ये पेपर सेक्शंस में डिवाइडेड है. सेक्शन A से 4 सवाल आने हैं, सेक्शन B से आपके 3 सवाल आने, 2 करने. सेक्शन B को आपने मेरे ख्याल से कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए. मैं तो कह रहा हूँ किसी सेक्शन में भी नहीं छोड़ना चाहिए आपको. लेकिन सेक्शन B बिल्कुल आप देख लें, 100 साल हिस्ट्री है सिर्फ, तो इसमें से तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए. तो आई होप कि आपको ये कोर्स की सीरीज़ पसंद आई होगी. आई वुड बी अवेटिंग योर फीडबैक एज वेल. तो until next time, Allah Hafiz.